हेलो बच्चों। हमने क्लास 8th का पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जिसका नाम है रिसोर्सेस कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अब हम क्वेश्चन और आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन जो कि आपके पहले पेज पे है कि ऐसे 5 रिसोर्सेस को बताइए जो आपके घर में यूज होते हैं और साथ ही साथ क्लासरूम में इस्तेमाल होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिसोर्स का मतलब ही होता है कि जिसकी अपनी यूटिलिटी और वैल्यू हो और जो लाइफ को आसान बनाने में काम आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है कि ऐसे 5 रिसोर्सेस को लिस्ट आउट कीजिए जो कि आपके घर में इस्तेमाल होते हैं और 5 ऐसे बताइए जो कि क्लासरूम में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये उन रिसोर्सेस की बात कर रहा है जो आपके घर में यूटिलाइज होते हैं और जो आपके क्लासरूम में यूटिलाइज होते हैं। लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएचर्स ऑन दिस प्लैनेट इज सपोर्टेड बाय न्यूमरस रिसोर्सेज। मतलब कि किसी भी जो चीज का अस्तित्व है, किसी भी प्राणी का, पेड़ पौधे का, जीव का, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम एमीबा से लेकर के बात करें या फिर हम किसी भी एक्वाटिक क्रीचर की बात करें या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या हम एनिमल्स में उनकी बात करें जो हैवी वेटेड एनिमल्स हैं जिनका वेट 1 टन से भी ज़्यादा है, तो इन सब का जो एग्जिस्टेंस है सब अलग अलग तरह के हैं। मतलब सबकी अपने कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और उन सब का अपना कुछ ना कुछ रोल है इस नेचर में। अच्छा, आप ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर के आसपास कोई जानवर मर जाता है तो क्या होता है। भाई सोचिए, अगर कोई जानवर आपके घर के आसपास मर गया, मान लीजिए कोई गाय है या कोई बछड़ा है या कुछ भी है, आपके घर के आसपास उसकी किसी भी रीजन से डेथ हो गई, तो अब जब वो उस जगह पर पड़ा रहेगा तो लंबे समय में क्या होगा, वो बदबू करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा। तो उससे क्या है कि टॉक्सिटी होगी, हो सकता है उससे डिफरेंट तरह की बीमारियां होने लगी, क्योंकि एयर के थ्रू आप अपने उसे नेजल पास में लेंगे। भाई आप सांस लेंगे तो वो सारी चीजें आपके अंदर जाएगी ना। तो प्रकृति ने, नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हर एक जीव का अपना एक इम्पोर्टेंस है इस नेचर में। अगर कोई जानवर मर गया तो आप देखेंगे वो अल्टीमेटली डिकम्पोज होने लगता है, चींटियां अपना काम करने लगती हैं, आसपास अगर कोई पक्षी है जो मांस खाता है वो अपना काम करने लगते हैं और अंत में बचता है तो सिर्फ हड्डी। प्रकृति ने उसकी भी व्यवस्था कर दी कि आपके आसपास जो कुत्ते हैं वो हड्डी को खाएंगे। मतलब अब ध्यान से देखिएगा, इसीलिए जो इंसान हड्डी खाने लगे या जो इंसान मांस खाने लगे फिर वो इंसान नहीं, जानवर है बेसिकली। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर एक का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आपके आसपास कोई जानवर मर भी जाए तो प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है कि किस ढंग से वो उसको खत्म करेंगे और अपने आप उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो आपके आसपास जो भी है हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस है और अपना एक रोल है। ऐसा नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, बस वो हमें देखने में नहीं पता चलेगा, लेकिन वो हर जो भी पेड़ है, पौधा है, प्राणी है, जो भी क्रिएचर है उसके एग्जिस्टेंस का अपना ही मीनिंग है, अपना वेटेज है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रोल फुलफिल करते हैं। While species other than human beings use only natural resources for their subsistence, human beings use both natural and man-made resources to lead their lives. स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादातर जो आपके नेचुरल बींग्स हैं वो नेचर पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं। शेर को घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हिरण को घर बना के रहने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए एक पक्षी को घोंसला बनाना है, वो घोंसला भी तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडा देना होता है। मतलब जब उन्हें प्रकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है
तो वो अपने अकॉर्डिंग घोंसला देते हैं, वहाँ अंडा देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो वहाँ से उड़ जाते हैं। तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनका पूरी लाइफ जो है वो नेचुरल चीज़ों पर ही डिपेंड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पर। जबकि जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं वो दोनों पर डिपेंड करते हैं, वो नेचुरल और मैन मेड दोनों ही तरह के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। हमने नीचे एक लिस्ट बनाई है जो नेचुरल और मैन मेड दोनों रिसोर्सेस की बात करता है, जो कि घर में भी यूटिलाइज होते हैं और क्लासरूम्स में भी यूटिलाइज होते हैं। क्वेश्चन यही था, ये तो बैकग्राउंड की बात हो रही थी। क्वेश्चन यही था कि ऐसे 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो घर में भी यूटिलाइज हो रही है और क्लासरूम में भी यूटिलाइज हो रही है। अब हम उसकी बात करते हैं, रिसोर्सेज यूज्ड इन होम्स। जो अपने घर में हम में से हर व्यक्ति तकरीबन उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। उसमें से पहला क्या है नेचुरल रिसोर्सेज में? पहला है वाटर। क्या हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसे डाउट हो रहा है वो एक दिन बिना पानी पिए रह के देख ले, उसकी क्या कंडीशन होगी वो अपने आप समझ जाएगा। साथ ही ये देखना पड़ेगा कि जो पानी है उसमें से बहुत सा पानी पीने योग्य नहीं है, तो उसके लिए लगातार उसको केमिकल वे में ट्रीट किया जाता है, उसको क्या है फिल्टर किया जाता है, जिससे लोग इजीली यूटिलाइज कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ में। वाटर के बाद है एयर। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम सब यूटिलाइज करते हैं, पानी, एयर। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बीइंग है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। मिनरल, ये सबके घर में आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए सॉल्ट एंड शुगर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी खाना बनाते हैं या कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आप उसे बिना नमक के या चीनी के कंज्यूम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी चीज़ में नमक मत डालिए, दाल है, सब्जी है, किसी भी चीज़ में अगर एक अमाउंट नमक नहीं डालेंगे तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाद खराब हो जाएगा, और अगर बिल्कुल नहीं होगा तो स्वाद ही नहीं आएगा। तो नमक और शुगर ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे बेयर नेसेसिटीज़ में आते हैं, और ये लगभग लगभग क्या हर व्यक्ति के किचन में देखने को मिलेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो घर में इस्तेमाल होते हैं उसमें वाटर हो गया, एयर हो गया, मिनरल लाइक सॉल्ट एंड शुगर हो गया। अब हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को लगा कि अपने जीवन को आसान कैसे कर सकते हैं तो उसकी आसानी के लिए लोगों ने टूल्स बनाए, लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई, लोगों ने इक्विपमेंट्स बनाए, जिससे वो इजीली अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो डेली डे टू डे लाइफ को इजी बनाने का काम करते हैं। उसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में से पहला क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को हालांकि लग्जरी में तो नहीं कंक्लूड करना चाहिए। बेसिक वे में अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है या वर्कलोड ज़्यादा है या वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, तो ऐसे में उसको वॉशिंग मशीन डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के काम आएगी। गीज़र, गीज़र बेसिकली आप देखेंगे वहीं होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलता है। ऐसे में आप इससे पानी गर्म कर सकते हैं, सबको पता है। रिसोर्सेज यूज्ड इन क्लासरूम। अब यहाँ पर कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? अगेन क्लासरूम में भी हमें वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। हर सुबह जब आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी मम्मी आपको टिफ़िन देती हैं, उसके साथ एक बॉटल देती हैं। वो बॉटल आप पानी के लिए क्यों कैरी करते हैं? कि आपको क्लीन वाटर मिले, अपने घर का क्लीन वाटर हो, बाहर का अनहाइजीनिक पानी ना पीना पड़े।
तो ये आपके साथ हमेशा रहेगा, वाटर और एयर, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं तो सांस रोक के बैठ जाएंगे, सांस तो आप लेते रहेंगे ना, एक नेचुरल प्रोसेस है ब्रीदिंग। तो एयर भी ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल रहता ही है, जब तक कि आप अर्थ छोड़ के बाहर ना चले जाएं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या है, क्लास में जिस बेंच पर आप बैठ रहे हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, जो कि लकड़ी की या लोहे की, या लकड़ी और लोहे दोनों को मिला के, या फाइबर की, किसी न किसी वैरायटी की बनी होगी, या किसी न किसी क्या कह सकते हैं मेटल की होगी। डस्टर, जहां पर अभी तक डिजिटल बोर्ड नहीं पहुंचा है, कॉमन रूम जो कॉमन क्लासरूम्स हैं वहां पर आपका बोर्ड और डस्टर ही यूटिलाइज होता है, चॉक बोर्ड। तो ये आपका हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये आपको ईज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी चीज को लिख करके मिटाने के लिए। अगेन बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो भी आपकी लाइफ को इजी बनाने के काम आ रही हैं। आप इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गाना सुन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए गेम खेल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ले सकते हैं जो भी आपकी डेली डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज होती है। आप इससे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पीपीटी हो, वर्ड पैड हो, या कुछ भी हो। तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, साथ में ही मैन मेड रिसोर्स है डेली लाइफ के लिए। अगेन एक अम्मा की लिस्ट दी गई थी, जब हम फर्स्ट या सेकंड पेज में पढ़ेंगे तो उस लिस्ट में ये दिया गया था कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है और कौन सा मैन मेड रिसोर्सेज है। तो अगेन उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो किसकी कॉमर्शियल वैल्यू है और किसकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो हमारी लाइफ की नीड है लेकिन उनकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, जैसे फ्रेंडशिप होना या रिलेटिव्स का होना, इनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन इनके साथ ये आपकी लाइफ को बेटर बनाने के काम आते हैं। इसीलिए जैसे मान लीजिए हो गया पुराना कोई अच्छा गाना हो गया जो आपको पसंद है, या नया भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा गाना जो आपको पसंद है, जो आप गुनगुना रहे हैं, उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट एज अ रिसोर्स वो आपकी लाइफ को बेटर कर रहा है। अच्छा मौसम हो गया, वो आपके मूड को ठीक करने के लिए काम आ रहा है, या आपकी दादी की होम मेड रेमेडी हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट इनको एज अ रिसोर्स देखा जा सकता है। आप इंटेलिजेंस देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सीनरी है, ये सारी चीज़ें इसमें कंक्लूड करने में आएंगी। कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस को बताइए कि ओवर यूज से या लगातार किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से उनका जो स्टॉक है वो प्रभावित होगा। मतलब कोई भी चीज आप जब ओवर यूटिलाइज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम जनरेट होगी। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बात किया जाए, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, प्लांट्स एंड श्रब्स। ये सही है कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज होता है, या अर्थ पे या इन्वायरमेंट पे किसी तरह का प्रेशर इनबिल्ट होता है, तो इन चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या वो हवा हो। भले ही ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, इनका स्टॉक अपने आप बनता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर उसको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा और इन्वायरमेंट को सही नहीं रखा जाएगा तो उससे अल्टीमेटली एक टाइम के बाद प्रॉब्लम होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू।
ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द साइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो जो सिविलाइजेशन है ह्यूमन की, ऑब्वियस से उसका जो डेवलपमेंट है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि ह्यूमन ने कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंशन किया हुआ है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में है रोड्स। ऑब्वियस सी बात है, रोड एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने का काम करती है, चाहे वो रीजनली हो, वो नेशनली हो, चाहे वो ग्लोबली हो। इसीलिए नेशनल हाईवेज बने हुए हैं। ज्योग्राफी में आगे हम मैपिंग में इसको देखेंगे कि कौन कौन से हाईवेज हैं। तो इसके साथ जो रोड है वो आपको रीजनली भी कनेक्ट करने के काम आती है। यहाँ से गांव आपको जाना है जो कि तकरीबन मान के चलिए 50 या 100 किलोमीटर दूर है मेन शहर से। तो ऐसे में अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ तक ट्रेन ना जाती हो। ऑब्वियस सी बात है, एयरपोर्ट वही होंगे जो मेजर सिटीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं से दिल्ली को कनेक्ट कर रही होंगी या राजधानी को कनेक्ट कर रही होंगी। तो जो सबसे इजी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका रोड है। कार है, बस है, या जितने भी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आप डेली डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। कई बार लोग कार को एक सोशल स्टेटस या सिंबल की तरह भी देखने का काम करते हैं। बिल्डिंग्स, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, ये सब बिल्डिंग्स में ही आएगा। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे जिस जगह आप रहते हो, ये सब के सब किस में आएंगे? बिल्डिंग्स में ही आते हैं। मशीन्स डे टू डे लाइफ में बेसिकली यूज टू रिड्यूस ह्यूमन टाइम एंड एफर्ट। डे टू डे लाइफ में अपने आप को बेटर रखने के लिए और अपने किसी भी काम को कम समय में निपटा लेने के लिए हम मशीन्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। रेफ्रिजरेटर, ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे खाद्य सामग्री है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, उसकी कूलिंग के लिए और उसकी एजिंग को कम करने के लिए और लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूटिलाइज करते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development simply means leading our lives in a way that we leave this world as good and even better for future generations than how we inherited it. बहुत बड़ी बात कही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि जो चीज़ें या जो संसाधन हम अपनी पिछली पीढ़ी से ले रहे हैं उसको हम अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो जैसा हमने लिया है उससे बेटर सिचुएशन में हम अगली पीढ़ी को दें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन अपनी लाइफ को बेटर ढंग से लीड कर पाए। हम ऐसा डिस्ट्रक्शन ना करें अर्थ पे कि वो अगली पीढ़ी को ही रहने लायक इस जगह को ना बचने दें। साथ ही क्लाइमेट हमारा क्लीन रहे, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को हेल्थ इश्यूज ना देखने पड़े। Respect and care for all forms of life, striving towards coexistence should be our aim. अगेन वही बात कि जितने भी पेड़ हो, पौधे हो, प्राणी हो, जीव हो, सबके प्रति दया भाव रखें और इस एटीट्यूड के साथ ना रहें कि अर्थ पे सिर्फ हम ही रहेंगे, बाकी प्रजातियों को भी रहने का हक है, उन्हें रहने दें और खासकर अपने बगल वाले इंसान को थोड़ा कम परेशान करें। अगेन ये सब हमने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? जो भी रिसोर्सेज अर्थ पे हैं वो अलग अलग क्यों बटे हुए हैं, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में क्यों हैं, इवन अलग अलग क्वालिटी में भी हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन मेनी फिजिकल फीचर्स लाइक टेरेन्स, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी रिसोर्स की बात होगी उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है कि जो हमारी फिजियोग्राफी है, जो हमारे टेरेन्स हैं, वो हर जगह डिफरेंट हैं।
कहीं की हाइट अलग है, कहीं का क्लाइमेट अलग है, कहीं पे जो आसपास की लोकेशन है वो अप एंड डाउन है, तो उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस पाए जाते हैं। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा योगदान है किसी रिसोर्स के बनने या ना बनने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे रीजंस इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन इज द केयरफुल मैनेजमेंट एंड use of resources in order to ensure that their benefits reach to every member of our society and also for future generations। सिंपल सी बात है, जब भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात होगी तो अपने रिसोर्सेस को बचाना, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है तो अपने रिसोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करना कि अगली पीढ़ी के लिए बचे। और जब रिसोर्स कंजर्वेशन की बात है तो यहाँ पे यूटिलाइज करने पे नहीं कह रहा, ये कह रहा है अपने रिसोर्सेस को बचाना, जिससे आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए ये बचे रहें और उनके नीड्स को फुलफिल कर पाएं। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स ही कर रहे हैं। भाई नेचुरल रिसोर्स तो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ में, लेकिन उनको कन्वर्ट करने का काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। They are important because human resources can make efficient use of resources through effective management and skillful utilization। भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर वे में आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये कैसे तय होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसी से तय होगा। They use their skill and knowledge to transform the natural material into valuable products। तो जो भी नेचुरल है उसको अपनी स्किल और नॉलेज की वजह से एक ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है। अगेन वही सवाल है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से रिसोर्स को कंज्यूम करना कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे, सेफ रहे और वो अपनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर पाएं। Which one of the following does not make substance a resource? ऑब्वियस सी बात है, जब क्वांटिटी की बात हो रही है, यूटिलिटी और वैल्यू किसी चीज को रिसोर्स बनाती है, लेकिन जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आप मिट्टी की बात करें, मिट्टी कब इम्पोर्टेंट है? सॉइल आपके लिए कब इम्पोर्टेंट है? सॉइल तब इम्पोर्टेंट है जब उसकी यूटिलिटी और वैल्यू है। यूटिलिटी और वैल्यू कब होगी? जब वो आपकी प्रॉपर एक जगह खेत में होगी और किसी प्रोडक्शन के लिए काम आ सकती होगी। अगर वो यूटिलाइज हो रही है तो उसकी वैल्यू है, और अगर उसकी यूटिलिटी और वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्वांटिटी से क्या होगा? मिट्टी तो यहाँ बहुत सारी है, आप घर के बाहर देखेंगे मिट्टी हर जगह पड़ी हुई है, क्या हर मिट्टी काम की है? नहीं, वही मिट्टी काम की है जिसकी यूटिलिटी और वैल्यू है। तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर आप सोचें, अब आपको किस रेत से घर बनाना है तो उसकी जो रेत है वो नदी वाली रेत होती है, वो रेत अलग होनी चाहिए। अब आपको मान लीजिए राजस्थान में छोड़ दिया जाए, यहाँ से वहां तक रेत ही रेत है, तो उस क्वांटिटी से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी और वैल्यू नहीं है। Which one of the following is a human made resource? इसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये नेचुरल रिसोर्स है। तो सोचने जैसा कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर एक झरने की बात कर रहा है या स्प्रिंग वाटर की बात कर रहा है, दूसरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ना जंगल ना पानी, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नेचुरल हैं। तो क्या कह रहा है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। क्यों है वो मेडिसिन? Medicines to treat cancer are developed after years of research by trained scientists in labs using specialized techniques. Complete the statement. Biotic resources are derived from living organisms of the ecosystem like plants, animals and other living substances. Differentiate between the following.
पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या है और एक्चुअल रिसोर्स क्या है, साथ ही यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो पहले हम देख लेंगे कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल रिसोर्स उसे कहते हैं जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी डेवलप्ड स्टेट में नहीं है और ना ही अपनी फुल पोटेंशियल में है कि उनको यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। साथ ही एक्चुअल रिसोर्सेज में आएगा वो रिसोर्स जो कि फुली डेवलप्ड हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, साथ ही पोटेंशियल रिसोर्स अभी जो कि भविष्य में रिसोर्स बनेंगे, अभी किसी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट वो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि वो पोटेंशियल इसलिए है कि वो आपको भविष्य में बेनिफिट देंगे पर अभी किसी तरह का बेनिफिट देने की स्थिति में नहीं है। एग्जाम्पल है यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑफ लद्दाख एंड मिनरल ऑयल इन राजस्थान, ठीक है। इसका मतलब अभी इनसे फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि इकोनॉमिकली हम बेनिफिटेड होंगे इससे, लेकिन प्रेजेंट में कोई बेनिफिट हमें नहीं हो रहा। एक्चुअल रिसोर्सेज हैव एबंडेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उनसे अभी आपको जो भी तात्कालिक लाभ है वो मिल रहा होगा, जैसे आयरन है, कॉपर है। अब इसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स के बाद यूबिक्विटस रिसोर्सेज और है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो हर जगह पाए जाते हैं और मोस्टली रिन्यूएबल हैं, ठीक है। यूबिक्विटस का मतलब एक तरह से सार्वभौमिक कह लीजिए कि जो कि हर जगह पाए जाते हैं और ये खुद को रिन्यू करना जानते हैं, जैसे एयर और सन। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, चाहे वो आपका घर हो, हर जगह एयर पाई जाती है, तभी तो हम ब्रीदिंग कर पा रहे हैं प्रॉपर। और सन, अगर घर के अंदर भी सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज के तापमान का असर ही है कि गर्मी में आपका घर गर्म हो जा रहा है, इसीलिए इसको यूबिक्विटस कहते हैं कि हर जगह ये अवेलेबल है। वो रिसोर्सेज जो सर्टेन प्लेसेस में पाए जाते हैं और ये मुख्यतया नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ये अपने आप को रिन्यू नहीं करते हैं और ये किसी सर्टेन प्लेस में ही पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया, ठीक है। लास्ट में लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये रहीम जी ने कहा था और इसमें कहा है कि कीप वाटर एज विदाउट वाटर देयर इज नथिंग, मतलब अपने वाटर को प्रोटेक्ट करिए, नहीं तो बिना पानी के सब कुछ बेकार है। इसके बाद एक काल्पनिक सिचुएशन दी गई है कि अगर आप 2138 में हैं तो किस तरह की सिचुएशन होगी। साथ ही इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व करने की ज़रूरत हो। यूटिलिटी दिया है कि आप क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे कैसे आप देखते हैं, वो रिसोर्स है कि नहीं है। तो लास्ट आपका वही है कि पानी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, पानी को प्रोटेक्ट करिए, पानी को बचा कर रखिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे प्रॉब्लम्स होगी। आज भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोग पानी लेने जाने के लिए भी कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं। सोचिए आपने नल चलाया और सीधे आपके नल से पानी आने लगा, आपने जो करना था, ब्रश करना था कर लिया, फ्रेश होना था हो लिया, नहाना था नहा लिया, जो करना था कर लिया, खाना बनाना था बना लिया, कॉमर्शियल यूज था कर लिया। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं कि लोगों को सुबह उठ के 10 किलोमीटर जाना पड़ता है सिर्फ क्या करने के लिए, 5 लीटर पानी लेने जाने के लिए।
और फिर 10 किलोमीटर वापस आना पड़ता है सिर्फ उस 5 लीटर पानी के लिए, जिससे कि उन्हें पीने के लिए साफ पानी दिन भर के लिए मिला रहे। तो ऐसे भी लोगों की लाइफ क्रिटिकल है, टफ है। तो इसीलिए कोशिश करिए अपने आसपास के लोगों की लाइफ को और टफ मत बनाइए, और साथ ही वाटर को प्रिजर्व करिए, एयर को प्रिजर्व करिए। तो हमारा रिसोर्स का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स हमने लगभग सारे कर लिए, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।